क्या आप परेशान हैं? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे जो है आप लोग के लिए ना मैथ और साइंस के बिल्कुल शॉर्ट एंड हॉट ट्रिक कराए जाते हैं। तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। और वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का बायोलॉजी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है मेरे साथ फर्स्ट क्लास में जुड़कर फर्स्ट क्लास का अनुभव जो है आप प्राप्त कर सकते हैं कि मेरी अनुभव जो है क्या है, जो मैं आपको पढ़ाने लायक हूँ या नहीं हूँ। तो आप मेरा वीडियो देखिए, आप लोग को अच्छी लगेगी वीडियो तो मेरे साथ एवरीडे जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या अच्छी नहीं लगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगी। तो फिर जो है हम लोग क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। अब बढ़ जा क्लास को जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, तो अध्याय 1 और पहला लेसन जो है हम लोग का है जीवन क्या है। तो अगर आप NCERT बुक फॉलो करते हो तो यह आपका चैप्टर पहला है क्या है कि जीवन क्या है। अगर आप BTC यूज़ करते हो, अगर बिहार टेक्स्ट बुक अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें दिया गया है कि जीव जगत की विविधता, यानी कि बात एक ही है, जीव जगत की विविधता में दिया गया है हमारे सामने। और NCERT बुक में क्या है कि जीवन क्या है, और जीव जगत इकाई 1 अगर NCERT बुक फॉलो करते हो तो जीव जगत दिया गया है, यानी दोनों का बात जो है एक ही है, बस थोड़ा सा पैटर्न जो है अलग अलग कर दिया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जीवन क्या है, पहला हम लोग देखेंगे। तो देखिए जीवन क्या है, तो जीवन क्या है, तो जीवन का परिभाषा देना बड़ा ही कठिन है। बहुत सारे लोग जो होते हैं जीवन कुछ भी बोल सकते हैं, तो जीवन को जो है हम अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जीवन को अगर परिभाषित आप करिएगा, अगर जीवन को परिभाषित करिएगा तो जीवन को परिभाषित आप नहीं कर सकते हैं। तो उससे सबसे अच्छा सरल क्या उपाय होगा कि आप सबसे पहले जानेंगे निर्जीव वस्तु के बारे में और दूसरा जानेंगे सजीव वस्तु के बारे में। तो निर्जीव अगर सजीव के बारे में अगर आप जानते हो, क्लास 9 से आप लोग पढ़ते होंगे कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है, तो हम लोग थोड़ा सा सजीव और निर्जीव के विस्तार रूप जो है क्या करेंगे इसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 11th में है, थोड़ी सी हाई स्टैंडर्ड हमारी बढ़ चुकी है, और क्लास 12th में इससे भी थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे, बात एक ही होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि जीव जगत, जीव का अर्थ क्या होता है, यानी कि जिसमें क्या हो, प्राण हो, जान हो, जो श्वसन क्रिया करे, वह हमारा क्या होता है, जीव होता है। और जगत का अर्थ क्या होता है कि जहाँ जीव है वहाँ क्या है, जगत है, जहाँ पे कोई रहता हो क्या हुआ, जगत। हम यहाँ पे अगर खड़े हैं तो यह हमारी पूरी धरती जो है ये क्या हुई, जगत हुई। मछली अगर पानी में रहती है तो उसकी जगत क्या हुई, पानी हुई। तो उसी प्रकार जीव की जगत हो गई, जहाँ पे जो लोग निवास करते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, जगत कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे कि पृथ्वी पर जीवों का अपना एक अद्भुत क्या है, संसार है। जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे हम हर चीज़ों को क्या करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं। यानी कि जब हम जन्म ले लेते हैं उस दिन से लेकर जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है, तो यह हमारे लिए क्या है, एक अद्भुत संसार है। इसमें हम जो है क्या अनेक तरह के लीला करते हैं। क्या करते हैं, लीला करते हैं। लीला मतलब समझ सकते हैं लीला क्या होता है। लीला के जो हम नाटक आप समझते हैं, नाटक देखे होंगे, फिल्म देखे होंगे। फिल्म क्या है, हमारी हूबहू एक शक्ल है, यानी कि जो भी इस दुनिया में काम हो रहा है, जो दुनिया में इस काम को चल रहा है, वह क्या है, एक अद्भुत संसार है। कि आने वाले दिन हमारे लिए कैसे होंगे, क्या आने वाला दिन हमारे लिए खतरनाक होगा या आने वाला दिन हमारे लिए क्या होगा, खुशहाल होगा। तो यह एक अद्भुत क्या है, यह संसार है। और इस अद्भुत संसार में जो है हम किसका रूप धारण करते हैं, तो एक नाटक का रूप जो है धारण करते हैं। यानी पृथ्वी पर जीवों का एक अपना क्या है, अद्भुत संसार है। यहाँ रहना, खाना, पीना, सोना, उठना, जगना, ये सभी अद्भुत संसार के अंतर्गत आता है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में जंतुओं और पौधों को भी विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। यहाँ जीव जंतु की भी जो है अपनी अलग अलग जो है जाति प्रजातियाँ हैं। उसी प्रकार पौधे की भी जो है अपनी जाति और प्रजातियाँ अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर कोई जंतु है, अगर मानते हैं यहाँ सपोज मानिए कि यहाँ बिल्ली है, तो बिल्ली की अपनी एक जाति है, अपनी इसकी एक पहचान है। अगर शेर यहाँ है जंतु में, तो शेर एक अलग जाति है।
उसका एक अपना अलग पहचान है। उसी प्रकार यहाँ पेड़ की अगर हम बात करें तो पेड़ एक छोटा पौधा भी हो सकता है और एक बड़ा पौधा भी हो सकता है। तो इसकी भी एक विस्तृत अपनी अलग ही क्या है, एक दुनिया है। पृथ्वी के हर भाग पर चाहे बर्फ की चोटी हो या महासागर या फिर मरुस्थल ही क्यों न हो, जीव पाए जाते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर बर्फ की बात आई और यहाँ चोटी की बात आई, और तीसरा हमारा महासागर, और चौथा क्या है हमारा मरुस्थल। तो बर्फ क्या है, तो बर्फ तो आप अच्छी तरह से जानते हो, आइस बर्फ होता है। चोटी बड़ी बड़ी होती है, हिमालय की चोटी, एवरेस्ट की चोटी इसे बोल सकते हैं हम। महासागर बहुत सारे जलमय वाली जगह को महासागर बोलते हैं। मरुस्थल जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ पानी का दर्शन नहीं होता, वो होता है मरुस्थल। जैसे कि रेगिस्तान, वो हमारा क्या है, एक प्रॉपर मरुस्थल हुआ। तो हमारी जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो 4,500 करोड़ वर्ष की बात जब हम आपसे करने बैठे तो लंबा प्रोसेस जो है हो सकता है, क्योंकि 4,500 करोड़ वर्ष जो है इस पृथ्वी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। कितने वर्ष, 4,500 करोड़ वर्ष इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, क्योंकि उस समय पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था। जब आपस में पिंड लड़े थे तो एक चिंगारी आके जो है नीचे की ओर गिरी, और गिरने के बाद जो है फर्स्ट ऑफ ऑल बर्फ का निर्माण हुआ, आग का निर्माण हुआ, बर्फ का निर्माण हुआ, फिर आग का निर्माण हुआ, फिर बर्फ का निर्माण हुआ। 12 घंटे की रात हुई, फिर 21 से 22 घंटे की निर्माण हुई रात दिन। उसके बाद जाके प्रॉपर ढंग से मरुस्थल रूप धारण हुआ तो 24 घंटे की रात और दिन होने लगी। उसी प्रकार जब अब दूसरे टॉपिक पर चलेंगे तो यहाँ देखेंगे कि जीवन क्या है। तो जीवन क्या है, तो जीवन क्या है, जीवन को जानने से पहले हम सबसे पहले किस पे बात करेंगे कि सजीव और निर्जीव पर बातें करेंगे, क्योंकि जीवन की परिभाषा देना सबकी बात नहीं है। तो हम सबसे पहले अब आएंगे किस पे, तो जीवन क्या है, यही ना, जीव क्या है। तो यहाँ ध्यान देंगे अब हम कि जीव क्या है, कि जीव क्या है। तो जीव क्या है, जीव को जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे सजीव। क्या जानेंगे, सजीव। और दूसरा हम लोग क्या जानेंगे यहाँ, निर्जीव। निर्जीव है ना। तो हम देखेंगे सजीव। सजीव के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। सजीव के क्या होते हैं, कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, और निर्जीव के भी कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। यस, जरूर होंगे। इसलिए होंगे कि सजीव क्या क्या होता है, सजीव क्या है आखिर। तो देखिए, सजीव के प्रमुख विशेषताएं के रूप में अगर आप चलिएगा तो यह श्वसन क्रिया करता है। क्या करता है, श्वसन क्रिया। देखिए, सजीव ही है जो श्वसन क्रिया आपका करेगा। निर्जीव वस्तु क्या श्वसन क्रिया करेगा, बिल्कुल ही नहीं। क्या लकड़ी में श्वसन क्रिया होता है, नहीं होता है। तो श्वसन क्रिया नहीं करेगा। क्या करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा इसको कि सजीव जो है क्या करता है, इसके प्रमुख लक्षण श्वसन क्रिया होना। उसके बाद दूसरा प्रमुख लक्षण हम यहाँ रख सकते हैं अपने मन से, क्या रख ले बताइए, जनन क्रिया कर सकते हैं यहाँ पे। यह जनन क्रिया करेगा। क्या निर्जीव वस्तु जनन क्रिया होगा, नहीं, यह निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। यह निर्माण कौन करता है, निर्माण कौन करता है, तो ये निर्माण जो है सजीव ही इसे करते हैं। तो यहाँ रखिएगा कि जनन क्रिया करेगा, श्वसन क्रिया करेगा। उसके बाद जो है यहाँ उद्दीपन की क्रिया होती है। किसकी होती है, उद्दीपन की क्रिया होगी। किसकी क्रिया होगी, उद्दीपन की क्रिया होगी। और इसमें निर्जीव में उद्दीपन की क्रियाएं नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी। अब आप बोलिएगा मुझे कि सर उद्दीपन क्या होता है, तो उद्दीपन वह होता है जब आप क्लास 10th में होंगे, उस समय आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था जिस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। उस चैप्टर में उद्दीपन क्रियाएं जो है आपको बताई गई थी, जैसे कि प्यास लगना, एक किसकी क्रियाएं होती है, तो उद्दीपन की क्रियाएं होती है। आपको भूख लगना किसकी क्रियाएं होगी, उद्दीपन की क्रियाएं होगी। तो उद्दीपन की क्रियाएं जो है ये श्वसन का एक प्रमुख लक्षण होता है। उसके बाद यहाँ हम रख सकते हैं वृद्धि। बहुत बढ़िया, यहाँ क्या रखेंगे हम, वृद्धि। तो वृद्धि भी जो है एक श्वसन की प्रमुख क्रियाएं हैं। उसके बाद जो है यहाँ क्या श्वसन में निर्जीव में वृद्धि होती है, तो याद रखिएगा वृद्धि नहीं होती है। क्या होती है, वृद्धि
नहीं होती है, इसमें वृद्धि आपकी होती है। उसके बाद जाएगा उपापचय की क्रिया। किसकी क्रिया? उपापचय की क्रिया। किसकी क्रिया होगी? यहाँ उपापचय की क्रिया होगी। इसमें जो है उपापचय की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, क्रिया नहीं होगी। इसमें किसकी क्रिया होगी? उपापचय की क्रिया होगी। इसमें उपापचय की क्रियाएं जो है क्या होगी? नहीं होगी। उसके बाद एक रहने देते हैं, इतना तो बहुत है। हाँ, इतना बहुत है, इतना से तो हम समझ लेंगे आराम से। कि अब हम देखेंगे यहाँ श्वसन क्रिया। तो सजीवों में क्या होता है? मुख्यतः रूप से श्वसन क्रिया होंगी। हम ऑक्सीजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अगर ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा तो हमारी मृत्यु हो जाती है, यानी कि सजीव की मृत्यु हो गई। तो इसलिए इसकी प्रमुख क्रियाएं क्या होती है? श्वसन क्रिया। सेकंड जो है क्या होता है? जनन क्रिया। और जनन क्रियाएं के जो है हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। जनन को कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। जनन को 2 भागों में जो है आप बांट सकते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा क्या होता है? अलैंगिक जनन। अब देखेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन किसके अंतर्गत आता है? लैंगिक जनन किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ से मानव के लिए होता है। किसके लिए होता है? मानव के लिए होता है। ठीक है। और अलैंगिक जनन किसके लिए होता है? तो यह आपका पेड़ पौधे के लिए होता है। किसके लिए होता है? पेड़ पौधे के लिए। अब आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बताइए कि क्या पेड़ पौधे जनन क्रिया करते हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए कि यस, पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? जनन क्रिया करते हैं। अगर यह जनन क्रिया नहीं करेंगे तो इनकी संतान में वृद्धि नहीं होगी। एक पेड़ अगर यहाँ लगा दिया जाएगा, अगर वृद्धि जनन इसमें नहीं होगी तो यह वृद्धि दूसरी पौधा जो है यहाँ पे क्या होगा? तैयार नहीं होगा। इसलिए यह जनन क्रिया भी होती है। उसके बाद जो है उद्दीपन की क्रियाएं जो है किस में होती है? तो सजीवों में होती है। वृद्धि की क्रिया किस में होगी? सजीव में होगी, क्योंकि हम पित्ती भर जो है जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद इतना विशाल रूप आपके सामने दिख रहा है, भयानक रूप का जी। तो यह क्या हुआ? यह वृद्धि हुई ना जी। हम छोटे से जन्म लेते हैं और लगातार नियंत्रण क्रियाएं जो है वृद्धि होती रहती है। अंत जब वृद्धि आपकी रुक जाती है तो आपकी मृत्यु हो जाती है। तो यह हुई वृद्धि। और उपापचय की क्रियाएं जो है यह कंटिन्यू हमारे शरीर में होते रहता है। तो उपापचय की क्रियाएं जब होगा नहीं तब तक जो है हम कोई क्रिया आसानी से कर नहीं पाएंगे। इसको जो है आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है जानेंगे क्या? वृद्धि। और सेकेंड टॉपिक हम लोग रहेगा उपापचय। तो ये दोनों टॉपिक जो है थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं। और यह डिफिनेशन जो है आपके लिए है। तो आप अगर एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपसे जो है डिफिनेशन ही पूछेगा एग्ज़ाम में कि वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि उपापचय क्रियाएं कैसी होती है, उपापचय से आप क्या समझते हैं। तो यह जो है पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो तो थोड़ा सा आप जूमिंग कर लीजिए या हाई क्वालिटी पर ले जाइए। नीचे में देखिए सेटिंग दिया हुआ है, आप वीडियो चल रहा होगा उसके जस्ट बगल में सेटिंग का ऑप्शन होगा, यूँ आकार का ऐसे बना होगा, ऐसे यूँ, उस पर क्लिक करिए और आप जो है 720 पे या 1080 पे करके वीडियो को देखिएगा तो बिल्कुल साफ आपको दिखाई देगा। और उस समय आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि अक्षर जो है आपको सही सही दिखा जाए। तो यहाँ हम सबसे पहले अब देखेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अभी। हाँ, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या? तो वृद्धि। तो वृद्धि क्या है? तो वृद्धि जो है यह जीवन पर्यंत बढ़ने वाली एक प्रक्रिया है। वृद्धि हमेशा जो है जीवों में होती है, वह क्यों ना छोटा जीव हो और क्यों ना बड़ा जीव हो, सब में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्योंकि आप देखते होंगे कि सबसे छोटा जीव हमारे लिए एक मानते हैं, सपोज मानिए कि एक बैक्टीरिया है सबसे छोटा जीव, इसमें भी क्या होगा? वृद्धि होता है। हम जो है जन्म लेते हैं 9 महीने पे और आज जो है हमारी वृद्धि जो है देखिए नियंत्रण, आप बढ़ते बढ़ते समझदार भी बन जाते हैं। तो यह जीवन पर्यंत जो है चलने वाली एक क्या है? प्रक्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ऐसे सिंपल याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। लेकिन आमतौर पर जो है आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रत्येक जीव अपने आकार अर्थात लंबाई चौड़ाई में वृद्धि करता है। तो हम जो है बहुत छोटे होते हैं, धीरे धीरे हमारी आकार क्या होती है?
बड़ी होती है तो लंबाई हो गई। चौड़ाई क्या होगी कि उस समय अगर हम इतने थे तो ऑलमोस्ट कुछ साल बाद यानी कि जब 16, 17, 18 साल में जाइएगा तो चौड़ाई आपकी इतनी बढ़ जाएगी। तो इसमें हमेशा नियंत्रण जो है प्रक्रिया किससे होती है? लंबाई की होती है और क्या होती है? एक चौड़ाई की होती है। और यह वृद्धि जो है कोशिका विभाजन द्वारा होती है। हमारा शरीर जो है किससे निर्मित है? तो हमारा शरीर जो है किससे निर्मित है? कोशिका से निर्मित है। तो कोशिका में जब विभाजन होगा तब हमारे शरीर में क्या होती है? वृद्धि होती है, क्योंकि यह कोशिका ऐसे एक भागों से ऐसी जुड़ी होती है। अब यह जो है अनेक भागों से क्या होगी? खंडित होगी, विभाजित होगी। जितना यह विभाजन होगा उतने हमारे शरीर में क्या होगी? ग्रोथ होगी, यानी कि हमारा शरीर दिन प्रतिदिन क्या होगा? बढ़ेगा। कोशिका किसी शरीर में क्या होती है? विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है, जिस वजह से उसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि जो है नहीं होती है। बहुत आपने देखा होगा कि हार्मोन्स की कमी के कारण जो है बोलते हैं कि हाइट नहीं बढ़ती है। नहीं, कोशिका यानी सेल जो है अच्छे ढंग से आपके शरीर में कार्य नहीं कर रहा है, जिस वजह से जो है आपकी लंबाई जो है नहीं बढ़ती है। हार्मोन की कमी से कुछ नहीं होता है, हार्मोन की कमी से कुछ नहीं होगा। जब तक कोशिका आपकी विभाजन अच्छे ढंग से आपके शरीर में नहीं होगी तो आपके शरीर में ग्रोथ नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। पौधे में वृद्धि, अब पौधे में भी वृद्धि जीवन प्रयत्न चलती रहती है। पौधा देखे होंगे, किसी भी पौधे का किसी का आयु होता है 250 वर्ष। जिस पौधे का नाम है लैक्टेरिया पौधा, जिस पौधे का उम्र जो है लगभग 250 वर्ष है। अब सोचिए कि हमारे दादा परदादा भी इस पेड़ को देखे होंगे। तो एलेरिया वृक्ष है, ठीक है। आप एक सिंपल देखिए ना कि नीम का पेड़ 150 वर्ष उसकी अवधि होती है। नीम का पेड़ कितना वर्ष का होता है? 150 वर्ष। पीपल का पेड़ यह भी लगभग 150-200 के लगभग होता है। बरगद का पेड़, इसकी भी उम्र जो है 150 से 200-250 के बीच में होती है। तो यह नियंत्रण जो है क्या होती है? वृद्धि होती रहती है। तो पेड़ पौधे में लगातार क्या होगी? वृद्धि होगी। और जीव जंतु में भी लगातार क्या होगी? वृद्धि होगी। परंतु जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु सीमा तक जो है होती है। यानी कि यहाँ क्यों बोला गया है ऐसे कि निश्चित आयु, यानी कि जो इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु क्या है? निश्चित तौर पे होगी। इसलिए उसे बोला गया है कि निश्चित आयु। हमारी आयु कितने दिनों के लिए है? तो आमतौर पर अभी आयु हमारी 70 वर्ष के लिए है। पहले हम सुनते थे कि 100 वर्ष, लेकिन अभी उम्र कितनी? 70 वर्ष। क्योंकि 60 और 70 अगर कोई व्यक्ति जी लेता है तो समझिए मानो कि उसकी जीवन सफल रही। क्योंकि हम जो भी सामान खा रहे हैं सब क्या खा रहे हैं? हाइब्रिड्स वाले खा रहे हैं। यानी कि सब जैसे खाद हम खेतों में अच्छी उपज के लिए क्या करते हैं? खाद, रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। पहले हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, अब किसका प्रयोग कर रहे हैं? रासायनिक खाद। और यह खाद हमारे लिए यूजफुल तो नहीं है। कोई भी खाद हमारे लिए यूजफुल है नहीं। पहले गाय का गोबर से खाद बनता था, उसे खेत में हम डालते थे तो फसल होती थी। तो उस समय लोगों की क्या होती थी? बीमारी नहीं होती थी और उनका आयु जो है लॉन्ग होता था। लेकिन अभी के टाइम में क्या है? हम रासायनिक खादों का यूज कर रहे हैं ना, तरह तरह के केमिकल आया है, छिड़काव कर रहे हैं जिससे पैदावार अच्छी होती है और वही फसल जो हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। तो उसकी रसायन हमारे शरीर में जाएगी, हमारे शरीर में जाएगी तो क्या होगा? बीमारी होगा। तो हमारी आयु निश्चित तौर पर क्या होगी? घटेगी ही ना जी, निश्चित तौर पर क्या होगी? घट जाएगी। तो 60 अगर 70 कोई व्यक्ति अगर जी लेता है, मानो उसकी जीवन सफल हुई। तो यह जो है वृद्धि क्या है? याद रखिए कि जीवन प्रयत्न बढ़ने वाली क्या है? प्रक्रिया है। और किसी में वृद्धि एक निश्चित समय के लिए क्या होती है? होती है कि अगर कोई जीव इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। उसकी मृत्यु तय है, उसकी होगी, वो अमर नहीं है, तय है। अमीबा एक क्या है कि अमर है। अमीबा क्या है? अमर है। अन्यथा जो भी जीव जंतु है सब क्या है? मरना उनका निश्चित अवधि तय है। तो अमीबा एक अमर जलीय जीव प्राणी है। इस चीज को याद रखिएगा। अब देखेंगे हम सेकेंड टॉपिक हमारे पास है क्या? उपापचयन की क्रियाएं। तो उपापचयन क्या होती है कि सभी जीव या निर्जीव रासायनिक अणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा निर्मित होते हैं? रासायनिक अणुओं के द्वारा जो है क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। जीव में पाए जाने वाले अणु रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। विखंडन होता है हमेशा। इसमें क्या होता है? विखंडन की क्रियाएं जो है होती है, यानी अणु आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं और टूटते हैं। और टूटने के बाद क्या होती है? विखंडन की क्रिया होती है। और विखंडन की क्रियाएं होगी तो वो क्या होगा? रासायनिक
अभिक्रिया बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेते हैं तथा जैव अणुओं में परिवर्तित होते हैं। किसमें परिवर्तन होंगे, जैव अणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं और यह अणु या तो आपस में क्या होंगे, संगठित, संगठित मतलब जुड़ाव, आपस में क्या संगठित, जैसे मान लीजिए ये एक अणु हो गया, ये आपस में क्या हुआ, जुड़ा, इसके साथ यह जुड़ा, इसके साथ यह जुड़ा, यह संगठित है, क्या है, संगठित है। यानी कि आप अंगूर का गुच्छा देखे होंगे, वो अंगूर का गुच्छा क्या है, एक संगठित है। तो अणु या तो क्या होंगे, आपस में संगठित होंगे या विखंडित होते हैं। विखंडित मतलब अब का विखंडित, यहाँ एक हुआ तो दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, चौथा यहाँ हुआ, तो यह विखंडन की प्रक्रिया हो गई और यह संगठन की प्रक्रिया हो गई। तो जीवों के शरीर में होने वाली इस अभिक्रिया को उपापचय की क्रिया कहते हैं। एकदम क्लियर है, कोनो में दिक्कत एको को बात के बा नहीं के, तो चलो चलिए अब जो है हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, उद्दीपन और प्रजनन। तो उद्दीपन जो है मैं आपको क्लास में ही बताया था, उद्दीपन, और दूसरा क्या था मेरा, प्रजनन। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि सबसे पहले कि उद्दीपन की प्रक्रियाएं जो है कैसी होती है। मैंने आपको जस्ट ही बताया था कि उद्दीपन की क्रियाएं, जैसे कि उद्दीपन क्रिया के अंतर्गत क्या आएगा, प्रकाश, दूसरा क्या आएगा यहाँ पानी, और तीसरा क्या आएगा हवा, और यहाँ पे ताप। यानी कि यह जो है हमारे शरीर के संवेदी अंगों द्वारा क्या होता है, एक ग्रहण हम करते हैं। किसके द्वारा, शरीर के संवेदी अंगों द्वारा क्या करते हैं, हम इसे ग्रहण करते हैं। जैसे को हम प्रकाश को ग्रहण कर लेते हैं, और पानी को, हवा को और ताप को। यानी कि इसे डिफिनेशन याद रखिएगा। तो सभी जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाते हैं। यानी कि सभी जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल क्या करते हैं, बनाते हैं। अब देखिए वातावरण के अनुकूल का अर्थ क्या हुआ, वातावरण यानी कि अभी हम जिस वातावरण में है, तो अभी कैसा मौसम है, गर्मी का, टेम्परेचर हाई है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा शरीर भी जो है अनुकूल हुआ है। इसके वातावरण के अकॉर्डिंग हमारा शरीर क्या हुआ, अनुकूल हुआ है। एंड टेम्परेचर 40 डिग्री है अभी, तो हमारा शरीर जो है कितने टेम्परेचर में है, 40 डिग्री के टेम्परेचर में है। तो यह अनुकूल स्थिति में हो गया। अगर यह कम अनुकूल में होता, यानी कि 40 से कम होता, तो हमें ठंड लगती, या 40 से ज़्यादा होता तो अधिक गर्मी होती। लेकिन वातावरण के अकॉर्डिंग हमारा शरीर जो है क्या करता है, अनुकूल स्थिति क्या करता है, पैदा करता है। कि जैसे वातावरण होगी, जैसे मौसम होगा, उस अनुरूप हमारा शरीर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काम करना शुरू करेगा। माने जैसे वातावरण हो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा शरीर काम करेगा। अभी हम यहाँ हैं और चले गए गोवा में, तो गोवा में तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो भाई गर्मी से हम जब ठंडे में जाएंगे तो उस समय हमारा शरीर क्या होगा, ठंडे में कन्वर्ट हो जाएगा, कि ठंडे में अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ठंडा वातावरण है। उस समय हमारा शरीर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर अनुकूल, उसके अकॉर्डिंग वातावरण के अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो जीव जो है वातावरण में होने वाले परिवर्तन को संवेदी अंग द्वारा ग्रहण करते हैं तथा इसके अनुसार प्रतिक्रियाएं जो होती है, जैसे कि प्रकाश की। हम यहाँ हैं 40 डिग्री के टेम्परेचर में है, अभी हमें यहाँ से चले जाए समझिए महाराष्ट्र या मुंबई, तो वहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है। दिल्ली चल जाइए 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो हमारे शरीर से 5 डिग्री एक्स्ट्रा ना हुआ जी, 5 डिग्री हुआ ना, तो उस समय 5 डिग्री के लिए जो है हमारा शरीर क्या करेगा, अनुकूल पैदा कर देगा। यानी कि 5 डिग्री हम सह सकते हैं, हम क्या सह सकते हैं। उस हिसाब से जो है वातावरण के अकॉर्डिंग हमारा शरीर क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। पानी, यानी कि हमें जो है पानी कहाँ से मिलता है, यानी कि प्यास लगेगा तो हम पानी पिएंगे। तो प्यास को लगाना क्या है, उद्दीपन की प्रक्रिया है। कैसे हमको अनुमान लगता है कि प्यास लगी, हमारी मुँह सूखती है, तब हम अनुमान लगाते हैं कि प्यास लगी, या बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाती है तो लगता है कि प्यास लगी है। ऐसी क्रियाएं हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, जिसके वजह से हम पता लगा लेते हैं कि हमें क्या लगी है, प्यास लगी है। हवा, जो हम वातावरण में अभी है, हवा तेज चलती तो हमारे शरीर को क्या मिलता है, राहत मिलता है गर्मी के दिनों में। ठंडी के दिनों में अगर हवा चल जाए तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो उसी प्रकार गर्मी में जब हमें हवा चल रही है तो हमारा शरीर में क्या होता है, रिलीविंग महसूस होता है, क्या हवा चल रहा है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर क्या है शरीर का, इस वातावरण के अकॉर्डिंग है, और हवा वातावरण के अकॉर्डिंग दूसरा है। तो जब हवा शरीर में लगेगा तो हमें अनुभव ठंडक अंदर से महसूस होती है। ताप आप समझते हैं,
जो टेम्परेचर उसे ताप कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो है हमारे सामने क्रियाएं थी किसकी, प्रजनन क्रियाएं थी। तो प्रजनन क्या होगा कि प्रजनन जीवों का एक प्रमुख क्या है, लक्षण है। प्रमुख क्या है, लक्षण है, यानी कि सभी जीवों के लिए जो है एक क्या है, जनन प्रमुख लक्षण है। अगर यह जनन क्रियाएं नहीं होगी तो संतान में क्या होगी, वृद्धि नहीं होगी। अगर हम मानव हैं, अगर प्रजनन क्रिया कर रहे हैं तो हमारे बच्चे कैसे होंगे, मानव ही होंगे। कुत्ता है, कुत्ता प्रजनन कर रहा है तो उसका बच्चा क्या होगा, कुत्ता होगा। यानी कि उसकी संख्या में वृद्धि होना, उसकी संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है, प्रजनन, या आप बोलिए उसे जनन। प्रजनन को रिप्रोडक्शन बोलते हैं और जनन को भी रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो जनन बोलिए या प्रजनन बोलिए। तो प्रजनन या जनन जीवों का एक क्या है, प्रमुख लक्षण है, जो अपने जैसे जीवों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। कुत्ता का बच्चा कुत्ता, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, मानव का बच्चा मानव, गाय का बच्चा गाय। तो यह जो है प्रजनन के अकॉर्डिंग जो है होता है। और जनन को जो है दो भागों में हम बांटते हैं। पहला क्या है, अलैंगिक जनन, दूसरा क्या है हमारा अलैंगिक और अलैंगिक जनन। यानी कि इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल, इसे बोलते हैं असेक्सुअल। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना अलैंगिक जनन जो है आप लोगों को स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे। उसके बाद न्यू टॉपिक जो है हम बुक से ही क्या करेंगे, रीड करेंगे, यानी कि जैव विविधता का प्रकार। तो जैव विविधता का प्रकार जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।